कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आशा करता हूं कि जल्द से जल्द आपको जॉब मिले और एक अच्छा पोस्ट मिले और एक अच्छे पोस्ट पर रहते हुए उसकी गरिमा बनाए रखते हुए आप लोगों की सेवा करें। आज हम इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया था सिलेबस के बारे में, जो भी पॉलिटी का सिलेबस था उसके बारे में हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया था। आज हम पॉलिटी क्या होता है उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यकीन मानिए दिस क्लास विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन, वेदर वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रीलिम्स के कोई भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करें। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। ये हमारा जो क्लास है ये क्लास 2 है। इससे पहले हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। यकीन मानिए आप इस क्लास को करेंगे तो आपका एक रिदम बन जाएगा, आपका एक बेस बन जाएगा कि हमको किस प्रकार से पढ़ना है और सामने वाला जो टीचर पढ़ा रहा है क्या वो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, तो देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था इन द सेंस ऑफ कि ऐसी प्रणाली या फिर यूं कह सकते हैं भारत राज्य पर राज करने की व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था बोलते हैं। तो किस प्रकार से हम भारत पर राज करते हैं या किस प्रकार से भारत पर शासन किया जाता है, उसी व्यवस्था को पढ़ने के लिए हमें राज्य व्यवस्था पढ़ना होता है और इसी के तहत हम संविधान की भी स्टडी करते हैं। तो एक प्रश्न आता है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। तो जाहिर सी बात है संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, एक ऐसा नियम है या एक ऐसा नियम और उसमें उपनियम दिए गए हुए हैं जिसके माध्यम से ये बताया जाता है कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति को किस प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि किस तरह से भारत पर शासन किया जा सकता है, संसदीय प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, फेडरल सिस्टम है। इन तमाम चीज़ों के बारे में ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन दिया गया है कि आप किस प्रकार से भारत पर राज्य कर सकते हैं, भारत पर किस प्रकार से शासन कर सकते हैं। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है और लिखित दस्तावेज किसका है, तो ये रूल्स और रेगुलेशन का है। ठीक है, अब इसके बाद सवाल आता है कि ये जो शासन किया जाता है, रूल किया जाता है, ये कैसे किया जाता है। तो आप ये जानते होंगे कि ये पावर शेयरिंग के माध्यम से शासन किया जाता है। पावर शेयरिंग के माध्यम से शासन किया जाता है। तो ये सवाल ये आता है कि पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग क्या होता है। शक्तियों का हस्तांतरण, और ये शक्तियों का हस्तांतरण जो किया गया है ये किसको किया गया है, ये पावर ऑफ शेयरिंग किसको दिया गया है। तो ये पावर ऑफ शेयरिंग दिया गया है 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ को, 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज़। फिर सवाल ये आता है कि ये जो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं ये कौन कौन सी हैं, 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। तो हम यहीं पे देख लेते हैं 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। तो पहला है आपका द लेजिस्लेचर, जिसे हम जानते हैं विधायिका के नाम से,
दूसरी जो बॉडी है दैट इज द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, कार्यपालिका। एंड थर्ड वन इज द जुडिशियरी, द जुडिशियरी न्यायपालिका। तो तीसरी बॉडी कौन सी है? न्यायपालिका है। अब इनका काम क्या है, ये कैसे काम करती हैं, तो आपको मैं बहुत स्पष्ट तरीके से समझा रहा हूँ, जिस प्रकार से सीधे सीधे आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो द लेजिस्लेचर होता है, इसका काम क्या होता है? टू मेक लॉज, टू मेक लॉज, विधियों का निर्माण, विधियों का निर्माण। तो लेजिस्लेचर का जो काम होता है वो कानून बनाना होता है, विधि बनाना होता है। और कार्यपालिका तो टू अप्लाई लॉज, विधियों को लागू करना, विधियों को लागू करना। तो लेजिस्लेचर का काम है नियम बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस नियम को लागू करना। तो फिर जुडिशियरी का काम क्या है? तो टू एक्सप्लेन द रिटन लॉज, टू एक्सप्लेन द रिटन लॉज। तो लिखित कानूनों की व्याख्या करना। तो जुडिशरी का काम क्या है? लिखित कानूनों की व्याख्या करना। ठीक है, इसका लेजिस्लेचर टू मेक लॉज, कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव उसको लागू करेगा और जुडिशरी क्या करेगा? उसको एक्सप्लेन करेगा। और जुडिशरी क्या कर सकता है? टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, अगर कोई कानून से संबंधित विवाद होता है, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू लॉज। तो कानून से संबंधित किसी भी विवादों का निपटारा जो करता है वो जुडिशरी करता है। आई होप कि ये तीनों चीज़ों आपको समझ में आ गई होगी। लेजिस्लेचर क्या करता है? कानून को बनाता है, टू मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव उसी को लागू करता है, इम्प्लीमेंट करता है, अप्लाई करता है। और जुडिशरी क्या करता है? उसको एक्सप्लेन करता है। साथ ही कोई अगर डिस्प्यूट्स होता है, कोई कानून से संबंधित विवाद उत्पन्न होते हैं, तो उसका निपटारा करता है जुडिशरी। अब देखिए, ऐसा ये पावर शेयरिंग क्यों किया गया है? तो आपको समझने वाली बात है कि अगर पावर शेयरिंग न किया जाता तो कोई किसी एक खास बॉडीज़ के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होते हैं, तो वो उसका लाभ इस्तेमाल गलत तरीके से भी कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, सपोज कीजिए कि ऐसा कानून जो देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जो देश के लिए गलत साबित हो सकता है, वो किसके द्वारा बनाया जा सकता था? लेजिस्लेचर के द्वारा। लेकिन अगर कोई कानून ये गलत बनाता है तो क्या कर सकता है? एग्जीक्यूटिव उसे लागू ही नहीं करेगा। और अगर एग्जीक्यूटिव उसे लागू कर देता है तो न्यायपालिका के पास शक्ति है कि वो इसको क्या कर सके? एक्सप्लेन करे, उसको बताए। साथ ही अगर उसमें कोई त्रुटि रह गया है, गलती रह गया है, तो उसे वो खारिज भी कर सकता है, उसे वो लागू नहीं होने देगा। जुडिशरी बोल देगा दिस इज़ नॉट एक्चुअल या दिस इज़ नॉट परफेक्ट फॉर आवर सोसाइटी, ये हमारे समाज के लिए सही नहीं है, और इसे वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि अगर न्यायपालिका को बहुत सारी पावर्स दे दिया जाता था। सपोज कीजिए कि कोई अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर उसने कोई ऐसा कानून का निर्माण कर दिया
या कानून बना दिया जिसकी वजह से पूरे समाज पे गलत इम्पैक्ट पड़ जाए, तो क्या हो सकता है? तो आप जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव का सबसे जो हेड होता है दैट इज प्रेसिडेंट, ठीक है। इनके पास पावर्स होता है कि कोई भी कानून बनेगा तो लागू इन्हीं के सिग्नेचर के माध्यम से होता है। तो अगर जुडिशरी के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो गलत हो, जो समाज के लिए गलत हो सकता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब सपोज कीजिए कि कार्यपालिका कोई ऐसा कार्य कर दे या कार्यपालिका ऐसा कोई कानून लागू कर दे जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा, साथ ही विधायिका के द्वारा। तो इसी तरह से इस बॉडीज़ का इसी को पावर शेयरिंग इसलिए किया गया है ताकि अगर एक बॉडी गलत काम करती है तो दूसरी बॉडी उस पर क्या कर सके, काउंटर कर सके। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर मैं समझा दे रहा हूँ, लेजिस्लेचर का काम है कानून का निर्माण करना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको अप्लाई करना, एंड जुडिशरी का काम है उसको एक्सप्लेन करना। साथ ही कोई रिलेटेड डिस्प्यूट्स होता है लॉ से रिलेटेड, तो उसका निपटारा भी, रिजॉल्व भी कौन करेगा? ये जुडिशरी करता है। क्लासेस मैं सिर्फ अभी चीज़ों को समझा रहा हूँ, किस प्रकार से हम कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी को समझते हैं, उस प्रकार की चीज़ों को अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम बात कर रहे हैं 3 स्तरीय सरकार की। बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार समझ जाने के बाद आपको दोबारा इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थ्री लेवल्स क्या क्या हैं? 3 लेवल्स जिस पे ये काम किया जाता है, समझिएगा। एक है आपका सेंट्रल लेवल, केंद्रीय स्तरीय। दूसरा है आपका स्टेट लेवल, राज्य स्तरीय, और तीसरा है आपका लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन। अब इसमें 3 लेवल्स कौन कौन हैं? तो एक आपको देखने को मिलेगा यूनियन गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, एंड थर्ड वन इज यूनियन प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट। संघ सरकार, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर? स्टेट में भी 3 आपको देखने को मिलेगा, स्टेट लेजिस्लेचर, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड वन इज हाई कोर्ट। इसमें आपको मिलेगा देखने को पंचायतें, सब ऑर्डिनेट कोर्ट,
सब ऑर्डिनेट कोर्ट। एंड तीसरा आपको देखने को इसी में मिलेगा म्यूनिसिपैलिटीज़, ये लिख दे रहा हूँ यहाँ तीसरा, म्यूनिसिपैलिटीज़। तो स्थानीय स्वशासन में पंचायतें मिलेंगी, अधीनस्थ न्यायालय मिलेगा, इधर सेंट्रल लेवल पे संघ सरकार, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, इधर स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और हाई कोर्ट। तो ये 3 लेवल्स पे काम किया जाता है, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल गवर्नेंस पे। एक प्रश्न यहाँ आपके मन में उठ रहा होगा कि सर सब ऑर्डिनेट कोर्ट क्या होता है, तो इसको थोड़ा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। सब ऑर्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, तो आप जानते हैं कि भारत में सबसे टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे है हाई कोर्ट और नीचे है डीसी, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इसी को हम सबऑर्डिनेट कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसे और हम अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 भागों में से हम करके, दूसरा पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दूसरा सेशन कोर्ट। अब समझिएगा, बहुत आराम तरीके से समझिएगा। जब कोई सिविल मामला या घरेलू मामला कहीं चलता है, या फिर जो जज किसी वैसे केस का देख रेख करता है, या फिर वैसे केस को देखता है जो घरेलू मामले से संबंधित हो या फिर सिविल मामले से संबंधित हो, तो उसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं। और वही जज यदि किसी क्रिमिनल मामले को देखता है तो उसे हम सेशन कोर्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये इसी को हम पहले के टाइम में दीवानी कोर्ट कहते थे। दीवानी कोर्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे दीवानी मामले देखे जाते थे। दीवानी मामले का मतलब होता है रेवेन्यू। जब आप अंग्रेज़ एक्सपेंशन वाला पढ़ रहे होंगे तो एक डायरकी है, ड्यूअल सिस्टम है, जिसमें बताया गया था कि अंग्रेज़ों ने द्वैध शासन लागू किया था। एक अलग निज़ामत था और दूसरा दीवानी था। दीवानी वाला जो पार्ट था उन्होंने खुद अपने पास रख लिया था और निज़ामत वाला पार्ट जो नवाबों को दे दिया था। तो निज़ामत का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखना, और दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू से संबंधित मामले को देखना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल मामले देखे जाते हैं, सिविल केस देखे जाते हैं, और सेशन कोर्ट में क्रिमिनल केस देखे जाते हैं। इसी को फौजदारी भी कहा जाता है। तो आई होप कि सारा यहाँ डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा, और जो हमने यहाँ तक बताया वहाँ तक आपको समझ में आ गया। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके आगे और भी हम कुछ चीज़ें ऐसे देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, 2 और वर्ड्स हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है नम्यता और अनम्यता। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी।
प्रश्न ऐसे आ सकता है कि हमारा संविधान निम्नलिखित में से क्या है? नम्य है, अनम्य है, फ्लैक्सिबल है, इनफ्लैक्सिबल है, या फिर पूछेगा मिक्सचर ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी एंड इनफ्लैक्सिबिलिटी, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, या और तीसरा में दिया रहेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा संविधान न तो ज़्यादा लचीला है और न ही ज़्यादा कठोर है, तो इसलिए हमारा संविधान सम्मिश्रण है। किसका? नम्यता और अनम्यता का सम्मिश्रण है। तो आपके प्रश्न में अगर सवाल इस तरह से आता है कि क्या है आपका संविधान या फिर हमारा संविधान कैसा है, तो हम कहेंगे कि हमारा संविधान न ज़्यादा अनम्य है न ज़्यादा नम्य है, ये क्या है? ए मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो आई होप कि ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं एक और जिसे हम एकल नागरिकता कहते हैं। एकल नागरिकता, देखिए हम इसको अलग चैप्टर में डिस्कस तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ जानना जरूरी है कि व्हाट इज़ एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है? सिंगल सिटीजनशिप क्या है? सिंगल सिटीजनशिप क्या है? तो देखिए एकल नागरिकता का मतलब आपकी नागरिकता सिर्फ एक ही हो सकती है, जैसे हमारे भारत देश में है, और अमेरिका में कैसी है? डुअल सिटीजनशिप है, स्टेट का अलग है और देश का अलग है। तो अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है और भारत में कैसी नागरिकता है? तो सिंगल सिटीजनशिप है। तो एक तो सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, भारत में एकल नागरिकता है। दूसरा प्रश्न पूछेगा आपसे कि भारत के संविधान के किस भाग में है, ये किस पार्ट में है? तो आप बताएंगे ये पार्ट 2 में है। भारत कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता दिया हुआ है। आपसे प्रश्न पूछेगा क्या इस नागरिकता से संबंधित कोई एक्ट है, कोई कानून है? तो जी हाँ है, भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया, तो आप तो एक जवाब देंगे कि 1955 में आया था। तो यहाँ से 3 प्रश्न तो बन गए कि भारत की नागरिकता कैसी है, तो सिंगल सिटीजनशिप है, किस भाग में है, पार्ट 2 में है, और भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था, तो 1955 में आया था। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इससे संबंधित और प्रश्न पूछ सकता है कि कितने आधारों पर भारत की नागरिकता ग्रहण या एडॉप्ट किया जा सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ which citizenship can be adopted। तो आप बताएंगे कि 5 आधारों पर हम नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। 5 आधारों पर नागरिकता ग्रहण किया जा सकता है। 5 आधारों पर नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से आधार हैं? तो पहला है जन्म द्वारा या जन्म से। तो पहला तो है हम बाई बर्थ क्या कर सकते हैं, नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा क्या है, वंशाक्रम के आधार पर। दूसरा है वंशाक्रम के आधार पर नागरिकता ग्रहण किया जा सकता है। वंशाक्रम के आधार पर नागरिकता ग्रहण किया जा सकता है। तीसरा क्या है, तो तीसरा है नागरिकता रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ग्रहण
किया जा सकता है, द्वारा नागरिकता ग्रहण किया जा सकता है। अब देखिए, जन्म के द्वारा आप समझ गए होंगे, रजिस्ट्रेशन के द्वारा समझ गए होंगे, और वंशाक्रम के आधार पर मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। आपके सपोज कीजिए आपके माता पिता हैं और माता पिता दोनों फिलहाल बाहर रह रहे हैं, लेकिन कोई एक भारत से बिलोंग करता है, तो अगर दोनों का कोई बच्चा होता है तो उसे भारत का नागरिक माना जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना चाहें तो आप शिखर धवन को समझ सकते हैं। शिखर धवन को इसी आधार पर नागरिकता प्रदान किया गया है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट चौथा क्या है, देशीयकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर नागरिकता ग्रहण किया जा सकता है। नेक्स्ट और क्या तरीका है, तो अगर कोई क्षेत्र या भूभाग सम्मिलन के आधार पर, सम्मिलन के आधार पर नागरिकता दिया जा सकता है। तो ये 5 आधार है जिसके आधार पर किसी भी इंसान को नागरिकता ग्रहण किया जा सकता है, या फिर इस आधार पर अगर आप नागरिकता से वंचित हैं तो इस आधार पर आप फिर से भारत के नागरिक बन सकते हैं। और कुछ वर्ड्स जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे हमें नागरिकता बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना एक हमारा चैप्टर ही है। ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ जहाँ से किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एक डिस्कस कर लेते हैं मूल संविधान। मूल संविधान, ठीक है। और दूसरा एक बात करेंगे हम वर्तमान संविधान। वर्तमान संविधान दोनों पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देखिए, अगर मूल संविधान की बात करें तो यहाँ से आपके प्रश्न कैसे कैसे पूछेगा। आपसे पूछा जाएगा कि जो मूल संविधान था, ओरिजिन जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसमें कितने अनुच्छेद, टोटल अनुच्छेद थे। तो आप बताएंगे टोटल आर्टिकल 395 था। आपसे पूछेगा कि टोटल शेड्यूल कितनी थी, शेड्यूल कितने थे, कुल अनुसूची कितना था, अनुसूची तो आप बताएंगे 8 था। आपसे पूछेगा पार्ट कितना था, भाग तो आप बताएंगे 22 था, ठीक है। ये तो हो गया मूल संविधान कि मूल संविधान से आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, शेड्यूल 8 था और पार्ट 22 था। लेकिन वर्तमान में टोटल आर्टिकल जो है, टोटल आर्टिकल ये है 470 प्लस है, 470 से ज़्यादा है। टोटल जो शेड्यूल है, शेड्यूल ये 12 है और जो पार्ट है वो 22 है, ठीक है। पार्ट है 22 है। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और कुछ हमारे लिए ज़रूरी है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, ओवरव्यू लेना चाहिए, हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। 3 हमारे पास वर्ड्स हैं। एक है मौलिक अधिकार, जिसके बारे में हमें जानना है, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो पहला तो प्रश्न ये आता है कि ये संविधान के किस पार्ट में है, तो ये संविधान के तीसरे पार्ट में है। ये भाग 3 में है, ठीक है। दूसरा प्रश्न उठता है कि ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताएंगे ये आर्टिकल है 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है, 12 से 35 तक। फिर से आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार अभी कितना है, मौलिक अधिकार हमारे पास कितना है, तो आप बताएंगे टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। जबकि शुरू में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है, ये हटा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका डीपीएसपी,
DPSP नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। तो देखिए ये भाग 4 में है। जो अनुच्छेद हैं, ये टोटल अनुच्छेद इसमें 36 से 51 है, 36 से 51 अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो देखिए इसे हमें पढ़ना है बहुत डिटेल में, और यहाँ से यकीन मानिए प्रश्न आना ही है, तय है एकदम। ये DPSP फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, यहाँ से आर्टिकल्स हर प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है हमारा मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ये बेसिकली 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था, और इसको जब जोड़ा गया तो इसे रखा गया पार्ट 4A में रखा गया, और इसका जो आर्टिकल है वो बेसिकली जो आर्टिकल रखा गया 51A में, 51A में, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और अब हमारी जो कल से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, आप यकीन मानिए दैट विल बी वंडरफुल, बहुत अच्छी क्लासेस होगी आपके लिए, रामबाण साबित होने वाला है। आपको छोटी से छोटी सी चीज़ें मैं समझाऊंगा। फ़िलहाल मैं एक ओवरव्यू दे रहा था कि प्रश्न कैसे पूछते हैं और हमें कैसे पढ़ना है, और यकीन मानिए जो हमने आज क्लास करवाया है, 2-3 तो प्रश्न ऐसे ऐसे पूछे हैं एग्ज़ाम में कि अनगिनत बार पूछा गया है। लगभग सभी एग्ज़ामों में प्रश्नों को सीधे तौर पे पूछा गया है। जैसे मौलिक अधिकार किस पार्ट में है, आर्टिकल कितना से कितना है, मौलिक अधिकार कितने हैं, संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, किस आर्टिकल में भेजा गया, यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको एक तो जब भी हमारी क्लास कीजिए, आप पेन पेज कॉपी लेकर के बैठा कीजिए, नोट डाउन कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा लिखवाता नहीं हूँ, मैं शॉर्ट में लिखवाता हूँ, चीज़ों को समझा देता हूँ, जिससे आपका नोट्स आसानी से कम पेज में बन जाएगा। मिलते हैं कल फिर से। हम अपने फर्स्ट क्लास, जहाँ से हम पहले क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हमारा पहला चैप्टर होगा उसका नाम है द प्रियम्बल, द प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो हम डिस्कस करेंगे कि प्रस्तावना किसके द्वारा लाया गया, कब लाया गया, प्रस्तावना होता क्या है, प्रस्तावना में कितने शब्दों को जोड़ा गया था, क्यों जोड़ा गया था, उन तमाम चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, और आई होप कि आपको बहुत जल्द आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाए। चाहे वो पोस्ट आपके काबिल फ़िलहाल हो या ना हो, फ्यूचर में वो आपको आपके काबिल पोस्ट तक ले जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।